हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने सोशियोलॉजी लिया हुआ है, समाज शास्त्र लिया हुआ है। उनके लिए हम सेकंड पेपर के लिए टोटल 1500 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज का ये हमारा 5वां पार्ट है। अभी तक मैंने टोटल 4 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इस सीरीज में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यदि आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, एक भी प्रश्न इस सीरीज से बाहर नहीं आएगा क्योंकि मैंने इस सीरीज में पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया हुआ है। अब जब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस सीरीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और पूरी सीरीज ज़रूर अटेंड करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना ताकि आपके इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पार्ट 4 तक वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम चलने वाले हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है मानव सभ्यता तथा विकास क्रम में कौन सा युग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जंगल युग, बी आपके पास है सामंती सामाजिक व्यवस्था, सी आपके पास है पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था या फिर डी आपके पास है बर्बर युग। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि मानव सभ्यता तथा विकास के क्रम में कौन सा युग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बर्बर युग जो है यह मानव सभ्यता तथा विकास के क्रम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 152, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है इसे किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए है माल्थस ने, बी आपके पास है सोरोकिन ने, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है प्रोफेसर मार्शल ने। यहाँ पर ये ऐड हो गया, इसको अलग करना चाहिए, प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है प्रोफेसर कीन्स ने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है। तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए माल्थस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? माल्थस ने किया। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन करके याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 153, वर्तमान विश्व की आर्थिक व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान विश्व की आर्थिक व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है। सामंती है, सामाजिक है, समाजवादी है या फिर पूंजीवादी है। तो देखिए, जो वर्तमान विश्व की आर्थिक व्यवस्था है वो है पूंजीवादी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 154 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या के आकारिक दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा नंबर है। ठीक है, जो हमारा भारत देश है ये जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो विश्व में कौन सा नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर ए है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर या फिर 5वें नंबर पर। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा जो भारत है ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पर चाइना है, चीन। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 155, पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार समाज के विभिन्न अंगों तथा मनुष्यों के बीच जो संबंध है ये क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक संबंध, बी आपके पास है सामाजिक संबंध, सी आपके पास है पूंजीवादी संबंध या फिर डी आपके पास है सामंतवादी संबंध। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार, किसके अनुसार? पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार समाज के विभिन्न अंगों तथा मनुष्यों के बीच जो संबंध होते हैं वो आर्थिक संबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्थिक संबंध कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस को टाइप करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सारा दिन बीत जाते हैं क्वेश्चंस को टाइप करने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यदि पसंद आए तो लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्द ही लाइव क्लास आने वाली है, तो 20 जून से आप लोग
20 जून को आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा और डेली लाइव क्लास अब चलेगी। ठीक है, तो 20 जून से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो ठीक है, आप लोगों के लिए हम मेहनत से काम करते रहेंगे। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 156। भारत में पहली बार जनगणना कब आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1865 में, बी आपके पास है 1872 में, सी आपके पास है 1870 में, डी आपके पास है 1875 में। तो भारत में जो पहली बार जनगणना आरंभ की गई थी वो की गई थी 1872 में। कब की गई थी? 1872 में। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 157। व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति पर भारत में पहली बार जनगणना कब आरंभ की गई थी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, समझना इसको। व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति पर भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1880 में, बी आपके पास है 1882 में, सी आपके पास है 1881 में, डी आपके पास है 1875 में। तो 1881 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति पर भारत में पहली बार जनगणना 1881 में आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 158। भारत की ही नहीं बल्कि विश्व जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है 1915 को, बी आपके पास है 1920 को, सी आपके पास है 1918 को, डी आपके पास है 1921 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1921 को। ठीक है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई? तो वर्ष 1921 को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 159। 21वीं शताब्दी की भारत की पहली जनगणना का प्रथम चरण कब तक चला? आपसे पूछा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी की भारत की पहली जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक चला है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 9 फरवरी से 28 फरवरी 2001 तक। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 10 फरवरी से 15 फरवरी 2001 तक। ऑप्शन नंबर सी है 14 फरवरी से 28 फरवरी 2001 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 12 फरवरी से 25 फरवरी 2001 तक। तो इसका जो राइट आंसर है 9 फरवरी से 28 फरवरी 2001 तक 21वीं शताब्दी की भारत की पहली जनगणना का प्रथम चरण चला था। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 160। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा का, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब का, सी आपके पास है केरल का, या फिर डी आपके पास है मणिपुर का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा का। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो ये था हरियाणा का। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है पुरुष एवं महिलाओं के बीच का जो एक अनुपात होता है। ठीक, लिंगानुपात क्या है? पुरुष एवं महिलाओं के बीच जो एक अनुपात होता है वही है हमारा लिंगानुपात। प्रायः हम देखें तो जो लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है वो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, लिंगानुपात क्या है? महिलाओं एवं पुरुषों का अनुपात है। ठीक है, प्रायः यदि हम देखें तो इसका निर्धारण 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं हैं इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 161। कौन सी अवधि भारत में जनगणना के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1921 से 1931। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 1922 से 1932। सी आपके पास 1920 से 1930।
डी आपके पास है 1925 से 1935। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1921 से 1931 जो है, यह जो 10 साल की अवधि है, ये भारत में जनगणना के इतिहास में ग्रेट डिमाइड के नाम से फेमस है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि 1921 से 1931 का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो भारत में जनगणना हुई थी, ये इतिहास में ग्रेट डिमाइड के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 162। जननांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है माल्थस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है गुइलार्ड ने किया था। सी आपके पास है थॉमस ने। डी आपके पास है या फिर डार्विन ने। तो जननांकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था गुइलार्ड ने। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने अपने जनसंख्यात्मक सिद्धांत को समाज में उन्नति की चाह से संबंधित किया? किस विद्वान ने अपने जनसंख्यात्मक सिद्धांत को समाज में उन्नति की चाह से संबंधित किया? ऑप्शन नंबर ए है टी.आर. माल्थस ने। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है डार्विन ने। सी आपके पास है ड्यूमा ने या फिर डी आपके पास है लोबी ने। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लगाएं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि अपना स्कोर पता चलेगा और आपकी कितनी तैयारी हुई है ये आपको पता चलेगा कि मैं कितने क्वेश्चंस को अटेंड कर पाता हूँ, कितने सही कर पाता हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ड्यूमा ने। ड्यूमा ने जो है जनसंख्यात्मक सिद्धांत को समाज में उन्नति की चाह से संबंधित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 164। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण की प्राथमिक यंत्र विधि क्या है? माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण की प्राथमिक यंत्र विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक नियंत्रण। बी आपके पास है विलयन। सी आपके पास है उत्प्रवास। डी आपके पास है प्राकृतिक नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक नियंत्रण जो है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण की प्राथमिक यंत्र विधि है, ठीक है। क्या है यंत्र विधि इनकी? प्राकृतिक नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 165। जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या स्थिर रहती है। बी आपके पास है जनसंख्या बढ़ती है। सी आपके पास है जनसंख्या में गिरावट आती है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि जब मृत्यु दर बढ़ती है, ठीक है, और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? जनसंख्या हमारी गिरेगी। उसके फलस्वरूप क्या होगा? हमारी जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या में गिरावट आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। भाई सिंपल सी बात है कि मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा है और जन्म लेने वालों की जो संख्या है वो कम है। तो सिंपल सी बात है जनसंख्या में गिरावट आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक पात्र है, अब इसमें यह एक टोटी लगी हुई है, ठीक है, इसमें एक टोटी लगी हुई है और इसमें वाटर भरा हुआ है। तो इसमें क्या है, एक टोटी ऊपर भी लगी हुई है, एक टोटी ऊपर लगी हुई, इससे पानी आ रहा है और इससे पानी निकल रहा है। अब बात यह है कि इसमें से जो पानी है ये पानी निकल ज़्यादा स्पीड से रहा है और आ कम स्पीड से रहा है। तो क्या होगा, इसमें का पानी क्या होगा? कम होगा। भाई पानी की जो आने की स्पीड है वो कम है और जो जाने की स्पीड है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा कि पानी इस पात्र में कम हो जाएगा। तो क्या होगा, पानी की मात्रा में गिरावट आएगी। तो इसीलिए क्या है, आदमी मर ज़्यादा रहे, ठीक है, मतलब कि इस दुनिया को छोड़ के ज़्यादा जा रहे हैं और जन्म दर बहुत ही कम है, बहुत कम रहे, तो जनसंख्या में गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 166। ऐसे ऑन पॉपुलेशन किसकी करती है? ऐसे ऑन पॉपुलेशन यह किसकी रचना है आपको बताना है। सिल्स की है, बी आपके पास डार्विन, सी आपके पास ड्यूमो या फिर डी आपके पास टी.आर. माल्थस की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टी.आर. माल्थस की ये पुस्तक है, ये करती है, ठीक है। ऐसे ऑन पॉपुलेशन किसकी करती है? टी.आर. माल्थस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 167, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेजेंट ट्रेंड में जनसंख्या को जीव विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के समीप लाने का प्रयास किया है? ड्यूमो ने किया है, माल्थस ने किया है, सी आपके पास है सैंडर्स ने किया है, डी आपके पास है डार्विन ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैंडर्स ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 168, मानव जाति की जनन क्षमता और खाद्य पूर्ति के बीच की विषमता को सूक्ष्मता से प्रदर्शित करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुइलार्ड है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास माल्थस, बी आपके पास है ड्यूमो, डी आपके पास है डार्विन। तो मानव जाति की जनन क्षमता और खाद्य पूर्ति के बीच की विषमता को सूक्ष्मता से प्रदर्शित करने वाला जो विद्वान था वो था माल्थस। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 169, जब जनसंख्या को अनियंत्रित किया जाता है तो वह ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है जोशी माल्थस ने, ड्यूमो ने, जॉन ग्राउंट ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेविस ने कहा था। तो ऐसा कहा था जोशी माल्थस ने, जब जनसंख्या को अनियंत्रित किया जाता है तो वह ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, ऐसा कहा था किसने? जोशी माल्थस ने। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 170, किस विद्वान ने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी? किस विद्वान ने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कार्ल मार्क ने, बी आपके पास है स्पिंगलर ने, सी आपके पास है सोरोकिन ने, डी आपके पास है किंग्सले डेविस ने। तो ये पुस्तक जो लिखी थी किंग्सले डेविस ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 171, पूछा जा रहा आपसे कि किस विद्वान ने जननांकिकी को आदर्शात्मक विज्ञान और व्यवहारिक तकनीकी दोनों माना है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है स्पिंगलर ने, बी आपके पास है ग्रेनमैन ने, या फिर सी आपके पास है माल्थस ने, डी आपके पास है डार्विन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रेनमैन ने ऐसा माना है। किसने माना है? ग्रेनमैन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 172, आधुनिक युग में सांख्यिकी विज्ञान के प्रणेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जॉन ग्राउंट, सोरोकिन, कांट, या फिर ऑप्शन नंबर डी माल्थस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉन ग्राउंट। आधुनिक युग में जो सांख्यिकी विज्ञान के प्रणेता हैं वो है जॉन ग्राउंट। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 173, यदि जनसंख्या रोकी नहीं जाए तो रेखा गणितीय अनुपात में बढ़ती है, यह कथन किसका है? यदि जनसंख्या रोकी नहीं जाए तो यह रेखा गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है माल्थस ने ऐसा कहा था, डार्विन ने ऐसा कहा था, ड्यूमा ने ऐसा कहा था, या फिर वेबर ने ऐसा कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माल्थस ने कहा था कि यदि जनसंख्या रोकी ना जाए तो ये रेखा गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 174, आपसे पूछा जा रहा है कि जापान में जीवन प्रत्याशा की आयु कितने वर्ष की हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 46 वर्ष, बी आपके पास है 56 वर्ष, सी आपके पास 76 वर्ष, या फिर डी आपके पास है 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 76 वर्ष। जापान में जीवन की जो प्रत्याशा आयु है वो कितने वर्ष की है? तो वो है 76 वर्ष की। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है? देखिए, जीवन प्रत्याशा को बिल्कुल सिंपल भाषा में हम बताएं आपको, तो जो जीवन प्रत्याशा होता है किसी भी देश की जो लोग वहाँ निवास करते हैं, लोगों की जो जीवन काल है, लोगों का जो जीवन काल है उसका औसत, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप हमारी बात को। किसी भी देश में निवास करने वाले लोगों के जीवन काल का जो औसत है, एक एवरेज है, उसे ही हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी देश में रहने वाले लोगों की जो जीवन काल है उसका एवरेज, उसका औसत को ही हम क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं।
तो यहाँ पर आपसे जापान की जीवन प्रत्याशा पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपसे जापान की जीवन प्रत्याशा पूछी जा रही है, वो है 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 175, अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की आयु कितने वर्ष तक की हो सकती है? अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की आयु कितने वर्ष तक हो सकती है? 73 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 73 वर्ष हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया में, बी आपके पास है अफ्रीका में, सी आपके पास यूरोप में, डी आपके पास एशिया में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो यूरोप में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 177, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जननांकिकी कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपके पास है प्राघटना शास्त्र कहलाता है, सी आपके पास है जंतु विज्ञान कहलाता है, डी आपके पास लोक विधि कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जननांकिकी कहलाता है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको हम जननांकिकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 178, संसार में सर्वप्रथम और कहाँ जन्म दर तथा मृत्यु दर का पंजीकरण होना शुरू हुआ? तो आपसे पूछा जा रहा है कि संसार में सर्वप्रथम कहाँ जन्म दर तथा मृत्यु दर का पंजीकरण होना शुरू हुआ, सर्वप्रथम आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1250 बीसी में जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 1250 बीसी में मिस्र में हुआ, यहाँ पर मिस है, इसको मिस्र कर लीजिएगा। सी आपके पास है 1350 फ्रांस में हुआ, डी आपके पास है 1350 इटली में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1250 बीसी में मिस्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1250 बीसी में मिस्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 179, परिवार नियोजन के प्रति कौन सबसे उदासीन कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण समुदाय, ऑप्शन नंबर बी है जनजाति समुदाय, ऑप्शन नंबर सी है नगरीय समुदाय, डी आपके पास है पिछड़ा वर्ग समुदाय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण समुदाय जो है परिवार नियोजन के प्रति सबसे उदासीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 180, सन 1951 की जनगणना में भारतीय गांवों के वर्गीकरण का कौन सा आधार अपनाया गया था? सन 1951 की जनगणना में भारतीय गांवों के वर्गीकरण का कौन सा आधार अपनाया गया था? ए आपके पास निवास, खाद्य, रोजगार या फिर शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निवास को आधार अपनाया गया था। ठीक है, 1951 के जनगणना के अनुसार भारतीय गांवों के वर्गीकरण का आधार किसको अपनाया गया था? तो निवास को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, यदि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जाता तो वह ज्यामितीय रूप में बढ़ता है। जीवित रहने के साधन गणितीय रूप में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? अच्छा, यहाँ पर दो वर्ड आए हुए हैं, पहले इनको हम समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला आया है हमारा कि ज्यामितीय रूप में बढ़ता है, दूसरा हमारा है कि गणितीय रूप में बढ़ता है। कह रहा है कि साधन जो है वो गणितीय रूप में बढ़ते हैं, जबकि बताया गया है कि प्रदूषण जो है ये ज्यामितीय रूप में बढ़ता है। ज्यामितीय रूप का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, तो अब ये बढ़ेगा, इसका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से इसका डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 से इसका डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से इसका डबल हुआ, 16 हुआ। तो हमने क्या देखा कि जब कोई चीज़ ज्यामितीय रूप में बढ़ती है
तो वो एक निश्चित ड्यूरेशन के पश्चात अपने आप का डबल हो जाता है। 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये ज्यामितीय रूप से बढ़ना समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, ज्यामितीय रूप में पढ़ने की जहाँ पर बात हो वहाँ पर ये समझो कि कोई भी चीज़ है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित समयांतराल के बाद अपने आप का डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जबकि गणितीय रूप में यदि कोई चीज़ बढ़ता है, ठीक है, जबकि यदि गणितीय रूप में कोई चीज़ बढ़ता है तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उसमें एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित मात्रा ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ 1 है तो इसमें एक निश्चित लिमिट ऐड होगा। 1 में 1 ऐड हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया तो इसमें फिर एक निश्चित लिमिट ऐड होगा, 1 होगा ऐड तो 3 हो जाएगा। फिर 3 में 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। 4 में 1 ऐड होगा 5 हो जाएगा। 5 में 1 ऐड होगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि गणितीय रूप में यदि कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसमें एक निश्चित मात्रा जुड़ती है, जबकि ज्यामितीय रूप में क्या होता है कि वो अपने आप का एक निश्चित समय में डबल हो जाता है। तो ये थी इन दोनों शब्दों का मतलब। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जाता तो वह ज्यामितीय रूप में बढ़ता है, जीवित रहने के साधन गणितीय रूप में बढ़ते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो ने, डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है थॉमसन ने। डी आपके पास है माल्थस ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माल्थस ने ऐसा कहा था। ठीक, किसने ऐसा कहा था? तो माल्थस ने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 182। यदि जनसंख्या को बिना रोके बढ़ने दिया जाए तो वह ज्यामितिक अनुपात में बढ़ती है, जबकि जीविका के साधन अंकगणितीय अनुपात में ही बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है माल्थस का है, थॉम्पसन का है। सी आपके पास है जीसी व्हीलन का है, या फिर डी आपके पास है सोरोकिन का है। तो यह कथन जो दिया था ये दिया था थॉम्पसन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 183। कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% भाग कृषि के अलावा अन्य कारोबार में लगी हो, यह किसकी विशेषता है? कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% भाग कृषि के अलावा अन्य कारोबार में लगी हो, यह किसकी विशेषता है? गांव की है, शहर की है, कस्बा की है, यहाँ पर करबा हो गया इसको कस्बा बना लेना, या फिर कबीले की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कस्बा की है। ठीक है, कहाँ की है? ये विशेषता जो है ये कस्बा की है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 184। विश्व में प्रत्येक कितने व्यक्तियों में एक व्यक्ति भारतीय है? विश्व में प्रत्येक कितने व्यक्तियों में एक व्यक्ति भारतीय है? 10 व्यक्तियों में, 5 व्यक्तियों में, 8 व्यक्तियों में, या फिर 7 व्यक्तियों में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 व्यक्तियों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 185। जो समाज श्रम विभाजन लिंग और आयु पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? मानव समाज कहते हैं, पशु समाज कहते हैं, यांत्रिक समाज कहते हैं, या फिर स्वावयवी समाज कहते हैं? तो जो समाज श्रम विभाजन लिंग और आयु पर आधारित हो उसको हम यांत्रिक समाज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यांत्रिक समाज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 186। केंद्र शासित क्षेत्रों में किस क्षेत्र की जनसंख्या सबसे अधिक है? केंद्र शासित क्षेत्रों में किस क्षेत्र की जनसंख्या सबसे अधिक है? पांडिचेरी की है, चंडीगढ़ की है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है दादरा एवं नगर हवेली की है। डी आपके पास है जम्मू। तो केंद्र शासित क्षेत्रों में किस क्षेत्र की जनसंख्या सबसे अधिक है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में वो है चंडीगढ़ की। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 187। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन से समुदाय की जनसंख्या भारत में सबसे कम पाई जाती है। पारसी धर्म की जो जनसंख्या है वो सबसे कम पाई जाती है, बौद्ध धर्म की सबसे कम पाई जाती है, मुस्लिम की या फिर जैन की सबसे कम पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
जैन धर्म की जो जनसंख्या है वो भारत में सबसे कम पाई जाती है। तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 188, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है दमन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है दीप, सी आपके पास है लक्षद्वीप, या फिर डी आपके पास है अंडमान निकोबार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 189, यदि जनसंख्या को बिना रोके बढ़ने दिया जाए तो यह ज्यामितिक अनुपात में बढ़ती है, जबकि जीविका के साधन अंगगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर मार्शल का, ऑप्शन नंबर बी है माल्थस का, सी आपके पास है प्रोफेसर केन्स का, डी आपके पास है थॉम्पसन का। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऊपर हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऊपर हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। थॉम्पसन ने ऐसा कहा था, थॉम्पसन ने ऐसा कथन दिया था। तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 190 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? ए आपके पास है एशिया, बी आपके पास है अफ्रीका, सी आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी आपके पास है दक्षिण अमेरिका। तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 191, सन 1871 ईस्वी में प्रथम जनगणना के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? प्रथम जनगणना के समय आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 21.51 करोड़, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 21.52 करोड़, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 21.53 करोड़, डी आपके पास है 21.50 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम जनगणना के समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 21.50 करोड़ थी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 192, भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत सन 2000 ईस्वी तक जनसंख्यात्मक लक्ष्यों को संसद में किस वर्ष निश्चित किया गया? 1980 में, 1981 में, 1983 में, डी आपके पास है 1982 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1983 में ऐसा किया गया। तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 193, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? पूछा जा रहा है आपसे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 324, 327, 325 या फिर 320। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या का घनत्व है वो है 324। तो ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 194, भारत में डैश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 195, भारत में 1991 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? भारत में 1991 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? जैन धर्म में, बौद्ध में, मुस्लिमों में या फिर ईसाइयों में हुई है? तो जो 1991 की जनसंख्या के अनुसार जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो हुई है मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिमों में हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मुस्लिम समुदाय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 196, भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर किस में थी? भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर किस में थी? बौद्ध में, ईसाई में, जैन में या फिर हिंदू में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसाइयों में सबसे कम वृद्धि पाई गई है 1991 के अनुसार। ठीक है, 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि किस में थी? तो ईसाइयों में थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 197, भारत में योग्य दंपति प्रति रक्षा दर 1 अप्रैल 1991 तक कितनी रही है?
भारत में योग्य दंपति प्रतिरक्षा दर 1 अप्रैल 1991 तक कितनी रही है? 40.2% रही है, 41.3%, 44.1% या फिर 42.4% रही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44.1% रही है। ठीक है, 44.1% रही है। भारत में योग्य दंपति प्रतिरक्षा दर 1 अप्रैल 1991 तक 44.1% रही है। तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 198, आयरन लॉ ऑफ वेजेज धारणा किसकी है? आयरन लॉ ऑफ वेजेज धारणा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है थॉमसन की है, बी आपके पास माल्थस की, मार्शल की या फिर डार्विन की। तो यह जो धारणा थी ये थी माल्थस की। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 199, किस देश में 500वें करोड़ बच्चे का जन्म हुआ? किस देश में 500वें करोड़ बच्चे का जन्म हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है यूगोस्लाविया, बी आपके पास है अमेरिका, सी आपके पास है हॉलैंड या फिर डी आपके पास है पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूगोस्लाविया में 500वें करोड़ बच्चे का जन्म हुआ। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 200 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की थी? ऑप्शन नंबर ए है 5040 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है 5045 व्यक्ति, सी है 5030 व्यक्ति या फिर डी आपके पास है 5050 व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5040 व्यक्ति प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या निर्धारित की थी। कितने की? 5040 व्यक्ति की। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये हेल्पफुल साबित होगा। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से हमारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है और थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा या फिर लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।